हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10th क्लास का टॉपिक है। लेकिन ये सिर्फ 10th क्लास की ही इम्पोर्टेंस का नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये 11th क्लास का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ इसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना कि इसे 10th से पढ़ाने में इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो सारे इविल्स का जो है घर है, और अगर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहती है, अगर पावर एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में रहता है तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आनी ही आनी है। सो अगर उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो एक ही सॉल्यूशन है और वो है फेडरलिज्म। सो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाती हूँ कि ये फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर से मेरा क्या मतलब है? पावर तो हर जगह ही डिवाइडेड होती है। अगर हम अपनी फैमिली में भी देखें तो कोई एक इंडिविजुअल, जैसे पहले पेट्रियार्की चलती थी तो ऑफ कोर्स जो फादरली फिगर्स होते थे उनके पास ज़्यादा पावर होती थी, ज़्यादा अथॉरिटी होती थी। बट आज के टाइम अगर हम फैमिलीज में देखें तो एक कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज नहीं करता विद इन द फैमिली। इवन बच्चों की भी जो है वो इक्वल ही से होती है ऑलमोस्ट घर में, और मदर भी जो है उनका इक्वल ही राइट माना जाता है व्हेन शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ टुवर्ड्स द फैमिली। सो फेडरलिज्म जो है वो हमें हमारे घर से लेकर के गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स तक देखने को मिलता है, और यही खास बात है फेडरल अथॉरिटी की। सो फेडरलिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट हैज बीन डिफाइंड एज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बट यहाँ हम सिर्फ क्या गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? अगर मैं किसी ऑफिस की बात करूं, किसी एंटरप्रेन्योर की बात करूं या किसी बिजनेस की बात करूं, तो क्या वहां पर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती है? क्या वहां पर हायरार्की नहीं होती है? इवन हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि इवन हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी ये माना जाता है कि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है और करनी ही चाहिए। इवन हमारी जो नीड्स हैं, इवन हमारी जो वांट्स हैं, मैस्लो ने डिफाइन किया है उन्हें कि वो उनकी भी अपनी एक हायरार्की है। सबसे पहले हमारी कुछ बेसिक नीड्स आती हैं जो कि फूड, वाटर, शेल्टर, राइट, ये हैं। और लास्ट में हमारी जो नीड आती है वो इमेंसिपेशन की आती है, सेल्फ रियलाइजेशन की आती है। सो जब हमारी नीड्स की भी हायरार्की है तो हमारी गवर्नमेंट की हायरार्की क्यों नहीं होगी? सो ऐसा ही कुछ जो है वो रियलाइज किया गया और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है फेडरलिज्म को एग्जिस्टेंस में लाया गया। फेडरलिज्म के एग्जिस्टेंस में आने से पावर जो है वो डिवाइड हो गई अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि आप जानते हैं, लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ बेसिकली मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेटिक आइडियल्स, एंड द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो ये जो है ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। अब अगर मैं बात करूं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहां पर भी 3 लेवल्स हैं विद इन द इंडियन फ्रेमवर्क। वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने ये रियलाइज किया कि अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना चाहते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी को सेटअप करना चाहते हैं, तो हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना होगा। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है? जब हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी उतनी ही स्ट्रांग होंगी जितना कि हमारा सेंट्रल अथॉरिटी है। जिस दिन हमारी सेंट्रल अथॉरिटी जितनी पावर जो है वो हमारी पंचायती राज सिस्टम को भी मिलेगी, पंचायत्स को भी मिलेंगी, और विलेजेस भी अपने आप को उतना ही स्ट्रांग फील करेंगी जितना कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी में रहने वाला फील करता है, उस दिन जो है वो रियल डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगी।
और जैसा कि गांधी जी ने हमेशा कहा है कि विलेजेस में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है और हमें उसी की बेटरमेंट के बारे में सोचना है, क्योंकि 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में है और हमें उसे विलेज को पहले डेवलप करना होगा, तभी इंडिया जो है वो डेवलप कर सकता है। और यही अप्रोच जो है हमारी बहुत सारी गवर्निंग अथॉरिटी और गवर्नमेंट की भी रही है। सो फेडरलिज्म इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। अब जब मैं ये बात कर रही हूं तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन सब में एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया गया है। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का बहुत बड़ा मतलब था कि इंडिपेंडेंस जो है वो इनकी इंश्योर की जा सके, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज ना करे ओवर द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन दी गई। बट एट द सेम टाइम हम सभी जानते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात आती है। चेक्स एंड बैलेंसेस होने का क्या मतलब है कि हर कोई एक दूसरे को चेक कर रहा है और हेंस बैलेंस इंश्योर कर रहा है। सो ये चेक्स एंड बैलेंसेस होने की वजह से ही जो इंडियन सिस्टम है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सरवाइव कर पा रहा है। और अगर हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव कर पाए, पॉलिटिकल सिस्टम का जो वजूद है वो बना रहे, तो चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जिस्ट करना ज़रूरी क्यों है? ताकि वो एक दूसरे पे डिपेंड भी रह सकें और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी रह सकें। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 तरीके की लिस्ट बनाई है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया है ऑल द 3 गवर्निंग अथॉरिटीज़ को, और उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया है इन स्टेटस एंड अप्रोच। सो अब कुछ फीचर्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आप जानना चाहेंगे अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारी कंट्री को या किसी भी कंट्री को फेडरल बनाते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 टियर ऑफ गवर्नमेंट। सो सबसे पहले हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टियर ऑफ गवर्नमेंट? टियर ऑफ गवर्नमेंट मीन्स मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो अगर मैं बोलती कि हमारे यहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो इट वुड नॉट बी कॉल्ड अ फेडरल कंट्री। सो एक से ज़्यादा टियर होना, यानी स्टेट गवर्नमेंट का होना, लोकल गवर्नमेंट का होना, अपने आप में इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। सेकेंड थिंग इज ईच ऑफ द टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। सबका जो एरिया है वो फिक्स्ड है। लोकल गवर्नमेंट का भी एरिया फिक्स्ड है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एरिया फिक्स्ड है, एंड एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो एरिया ऑफ फंक्शन है वो फिक्स्ड है। और एरिया फंक्शन फिक्स करने से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। दिस इज द थर्ड point which makes India a federal country. Now all these jurisdictions are being mentioned in the constitution which makes it authoritative. ठीक है, अब क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसे मेंशन नहीं करेंगे तो वो कभी भी ट्रेसपास किए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल जो है वो हमेशा पावरफुल रहा है, क्योंकि इंडिया हैज़ अ क्वासी फेडरल सिस्टम, इट डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम अबाउट विच अगेन विल टॉक इन द कमिंग टाइम्स। सो क्वासी फेडरल सिस्टम होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है दैन द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर वो अपने आप को ओवर पावर कर ले ओवर द स्टेट एंड लोकल, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई चेंज लाना हो, तो ये पावर भी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंबाइंड दी गई है, ना कि सिर्फ लोकसभा को, क्योंकि राज्यसभा जो है इट इज़ द हाउस ऑफ स्टेट्स। बेसिकली वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हर स्टेट को जो है वो इक्वल पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, उसमें चेंजेस नहीं कर सकती। अगर चेंजेस करने हैं तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का भी इक्वली उसमें
रोल होगा। नाउ कोर्ट्स को इक्वल पावर दी गई है कि वो इंटरप्रेट कर सकें कि जो लॉ बना है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके। तो ये सारे जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो फेडरलिज्म को बनाए रखे, फेडरलिज्म कोलैप्स ना कर जाए विद इन द कंट्री। अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंसेस भी जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। सम काइंड ऑफ बजट इज एलोकेटेड टुवर्ड्स द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। हाउएवर हम हमेशा सुनते हैं कि द स्टेट विच हैज़ एंटी पार्टी, सेंट्रल के एंटी जो पार्टी होती है वहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम जो है वो उस स्टेट में आती ही आती है। सो दिस इज काइंड ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल डेफिनेटली एवरीवेयर, इंक्लूड्स फेडरलिज्म एज वेल। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की रहेगी। नाउ तीनों को मिल करके जो एक मेन काम करना है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म में हमने तीनों को अलग अलग कर दिया तो तीनों आपस में डिवाइड हो गए और फाइनली कंट्री ही डिवाइड हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेन क्रक्स है, मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो यूनिटी ऑफ द कंट्री है। सो यूनिटी, इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सब मेंटेन करना जो है वो तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा है अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म, इंडियन सिस्टम में कैसे फेडरलिज्म फंक्शन करता है, फेडरलिज्म की इम्पॉर्टेंस क्या है, एंड एट द सेम टाइम क्या फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग होल्डिंग एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड का। इट ऑलवेज कम्स एज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सो दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इंक्लूडिंग ऑल द 3 lists. So if you like the video, please like, share and subscribe, and साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि आप टच में रह सकें मेरे से एंड कंटिन्यूसली आप अपने डाउट्स जो हैं वो एड्रेस कर सकें। ये उसका लिंक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you in the next video tomorrow or day after tomorrow. Till then, take care, God bless, thank you.